नमस्कार। टारगेट ऑन में मैं एनके सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का हृदय के साथ में हार्दिक स्वागत करता हूं इस साइटोलॉजी की दूसरी क्लास में। इससे पहले हमने सेल की प्रारंभिक क्लास में पहली क्लास में आप सभी लोगों से मूलभूत बिंदुओं पर बात कर लिया था कि कोशिका है क्या, कोशिका की खोज किसने किया था, कोशिका का अपवाद क्या है, वो सारी की सारी बातों पर चर्चा हमने कर दिया था। अब आज हम कोशिका के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं, कोशिका के महत्वपूर्ण अंगों पर बात करने वाले हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो अब हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनली पर, कोशिका के अंगों पर, जिसको आप कोशिकांग कहते हैं। उन कोशिकांगों पर अब हम चर्चा करना प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक आज की क्लास देखिएगा क्योंकि ये क्लास बड़ी जानदार है, महत्वपूर्ण है, और एक एक करके मैं पूरा का पूरा डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गरीबों का फिगर बनाऊंगा जैसे कि हर बार की तरह मैं करता हूं, और उसके बाद मैं आपको एक डिटेल में फिगर जैसा कि पीछे दिख रहा है उसके विषय में मैं डिस्कशन करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हमें सेल का अध्ययन करना है, अगर हमें कोशिका को अध्ययन करना है, ठीक है, तो कोशिका में याद रख लेना कोशिका के दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। अगर आपको सेल के विषय में पढ़ना है, जानकारी लेना है, तो आप कहेंगे कि सर सेल जो होता है, सेल के दो पार्ट होते हैं। कोशिका के कितने हिस्से होते हैं? तो कोशिका के दो सबसे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। ठीक है, एक कोशिका का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड लेयर। एक एक करके पहले समझते हैं। कोशिका लिखेंगे, कोशिका। अब यहां पर मैं एक चार्ट बनाने चल रहा हूं और उसी चार्ट में पूरा कोशिका को मैं डिफाइन कर दूंगा। ये चार्ट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये चार्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान सुनते चलिएगा। ये चार्ट आपके लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान सुनिएगा। कोशिका के जैसे दो पार्ट होते हैं, कोशिका के दो हिस्से होते हैं। कोशिका का जो पहला हिस्सा होता है, इस पहले हिस्से को बोलते हैं प्रोटेक्टेड लेयर। ये पहला जो हिस्सा होता है, इस पहले हिस्से को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सुरक्षात्मक आवरण कहते हैं। इस पहले हिस्से को हम क्या कहते हैं, इस पहले हिस्से को हम सुरक्षात्मक आवरण कहते हैं। और सुरक्षात्मक आवरण अगर मैं कह रहा हूं तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटेक्टेड लेयर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है प्रोटेक्टेड लेयर कहा जाता है। सुरक्षात्मक आवरण का मतलब क्या होता है, सुरक्षात्मक आवरण का मतलब होता है प्रोटेक्टेड लेयर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड लेयर कहते हैं, प्रोटेक्टेड लेयर, सुरक्षात्मक आवरण। ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा होता है, इस दूसरे हिस्से को हम लोग क्या नाम देते हैं, दूसरे हिस्से को हम लोग नाम देते हैं क्या, इसे हमको लोग कहते हैं जीव द्रव्य। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य कहते हैं। और जीव द्रव्य का मतलब क्या होता है, जीव द्रव्य का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव्य का मतलब क्या होता है, जीवद्रव्य का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म याद रखना या जीवद्रव्य याद रख लेना, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब एक एक करके हम पहले बात करते हैं। सुरक्षात्मक आवरण का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आवरण जो कोशिका को हमारे सुरक्षा प्रदान कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सुरक्षात्मक आवरण कहते हैं। एक ऐसा आवरण जो हमारी कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, ऐसे आवरण को सुरक्षात्मक आवरण के नाम से संबोधित किया जाता है। और सुरक्षात्मक आवरण कोशिका को प्रोटेक्ट ही करेगा, सुरक्षा ही देगा, बाकी और कुछ नहीं। जैसे ये वस्त्र हमको सुरक्षा देते हैं, ये हमारे शरीर के बाहर है। आप अपने घरों में ताला लगाते हैं तो ताला जो होता है वो दरवाजे के बाहर लटका होता है। आप गेट लगवाते हैं अपने घरों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो वो गेट क्या होता है, घर के बाहर लगा होता है। तो कहने का आशय क्या है कि जो सुरक्षा करता है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है, और जिसकी सुरक्षा की जाती है वो हमेशा अंदर की ओर होता है। एसपीजी कमांडो जो है, पीएम साहब को चारों ओर से घेरे रहते हैं, पीएम साहब बीच में। ऐसा थोड़ी नहीं एसपीजी कमांडो अंदर रहते हैं और पीएम साहब बाहर रहते हैं। तो जिसकी सुरक्षा की जाती है वो अंदर रहता है, और जो सुरक्षा करता है वो हमेशा कोशिका के बाहर रहेगा। मतलब ये जो प्रोटेक्टेड लेयर हैं,
ये जो सुरक्षात्मक आवरण है ये हमेशा कोशिका के क्या रहेंगे, बाहर रहेंगे। और किसकी सुरक्षा करेंगे, किसकी पहरेदारी करेंगे, जीवद्रव्य की। और जीव जिसकी सुरक्षा की जाती वही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जीवद्रव्य इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक बातें आप समझ लिए। तो जीवद्रव्य सुरक्षात्मक आवरण के अंतर्गत कौन कौन से हिस्से आते हैं? तो सुरक्षात्मक आवरण के अंतर्गत दो हिस्से आते हैं। एक पहला जो हिस्सा आता है, इस पहले हिस्से को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। पहला जो हिस्सा आता है, इस पहला हिस्से को हम क्या कहते हैं, पहले हिस्से को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। इस पहले आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, इस पहले आवरण को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति को हम लोग कहते हैं सेल वॉल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। कोशिका भित्ति को हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। दूसरी जो संरचना होती है इसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। दूसरी जो संरचना होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। परेशान नहीं होना है, अभी मैं इस पर बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करूंगा, बस समझते हुए चलेंगे आगे। दूसरा है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका को हम बोलते हैं सेल, और झिल्ली को हम क्या कहते हैं, झिल्ली को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन। झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, झिल्ली को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली, इसी कोशिका झिल्ली को और एक नाम दिया जाता है, और इसे नाम क्या देते हैं, इसे नाम देते हैं प्लाज्मा झिल्ली। इसे क्या नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं प्लाज्मा झिल्ली। और प्लाज्मा झिल्ली को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। क्या हो गया, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, करेक्ट है। अब ये जो जीवद्रव्य है, जीवद्रव्य के अंतर्गत याद रखना क्या आता है, तो पहले इसको समझ लेते हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को। देखो, जब कोशिका को जब आप देखेंगे बाहर से तो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगा, और ये कोशिका के हमेशा बाहर दिखाई देगा। हमेशा ये कोशिका के क्या होगा, बाहर दिखाई देगा। जब भी ये दिखाई देगा, याद रखना, ये कोशिका के क्या होगा, जब भी ये दिखाई देगा हमेशा याद रखना ये कोशिका के बाहर दिखाई देगा। जब भी ये दिखाई देगा याद रख लेना, यह कोशिका के क्या होगा, बाहर दिखाई देगा, बाहर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। और इसके बाद कोशिका में जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या है, जीव द्रव्य है। जीव का मतलब यहां पे कोशिका से है। कोशिका के अंदर जो द्रव्य है, द्रव्य का मतलब वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी की स्थिति में भी हो सकता है। तो जो कोशिका के भीतर जो द्रव्य पाया जाता है वही जीव द्रव्य है। तो यहां पर जो कुछ भी है, यहां पे जो कुछ भी है वो सब क्या है, सब जीव द्रव्य। यहां पे जो कुछ भी है, मैंने कहा वो सब कुछ क्या है, सब कुछ जीव द्रव्य है। वो सब कुछ क्या है, सब कुछ जीव द्रव्य है। अब इस जीव द्रव्य में दो चीजें, एक पहला क्या है, पहला तो एक लिक्विड है, एक क्या है, एक लिक्विड है, एक अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है, सेमी लिक्विड कहेंगे इसको। इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में देखो सब कुछ में क्या है, एक तो साइटोप्लाज्म है, और एक कोशिका के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण संरचना है जिसके विषय में हमें डिस्कशन करना है, जो क्या है, न्यूक्लियस है। जो क्या है, जो न्यूक्लियस है। एक तो क्या है, एक तो हमारा क्या है, एक तो साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है। इसी साइटोप्लाज्म में कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी में राइबोसोम है, इसी में लाइसोसोम है, इसी में गोल्जी बॉडी है ना, सारे के सारे इसी में प्लास्टिड है, इसी में याद रखना, इसी में प्लास्टिड है ना, इसी में प्लास्टिड है, इसी में सेंट्रोसोम है। सारी संरचनाएं इसी के अंतर्गत पाई जाती। मतलब मैंने क्या कहा, फिर से समझिएगा। मैंने आपसे कहा कि जीवद्रव्य के दो पार्ट होते हैं,
जीवद्रव्य के कितने पार्ट होते हैं? जीवद्रव्य के 2 पार्ट होते हैं। जीवद्रव्य के कितने पार्ट होते हैं? तो जीवद्रव्य के 2 पार्ट होते हैं, या 2 हिस्से आप कह लीजिए। जीवद्रव्य के 2 हिस्से होते हैं। और जीवद्रव्य का जो पहला हिस्सा होता है, इस पहले हिस्से को हम क्या कहते हैं? जीवद्रव्य के इस पहले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। और दूसरा हिस्सा कौन सा होता है? दूसरा हिस्सा होता है केंद्रक। दूसरा हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं क्या? केंद्रक। और केंद्रक को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। तो कोशिका द्रव्य में क्या क्या चीजें हैं? कोशिका द्रव्य में क्या क्या चीजें सम्मिलित है? देखिएगा, कोशिका द्रव्य में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। और मैं फिर से कहूंगा कि नाम देख करके डिस्टर्ब मत होइएगा कि ये सब नाम कैसे याद होगा, वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी। जैसे हर एक चीज को मैंने याद करवाया है, बस उस चीज को भी मैं याद करवाऊंगा। बस केवल और केवल आपका काम है अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना। और उसके बाद इसमें हम इतनी बार उस चीज को रिपीट करेंगे, इतनी बार उस चीज को बोलेंगे कि खुद ब खुद ये चीजें आपको याद होती जाएंगी। तो ये जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य के याद रखना 2 पार्ट होते हैं। कोशिका द्रव्य में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा। इसमें अंग पाया जाता है एक, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला जो होता है इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला जो पाया जाता है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका कहेंगे। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग ERR से कहेंगे, ER। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहेंगे? शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग ER कहेंगे। हिंदी इसकी होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो कि और भी ज्यादा कठिन है। और अभी मैं आगे आऊंगा तो भी मैं उस पर बात कर लूंगा, उसको भी मैं लिख दूंगा। ठीक है। अभी पहले इसको इंग्लिश में समझते हैं। तो एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पढ़ना है, जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। एक दो दूसरा क्या है? दूसरा है राइबोसोम। दूसरी जो संरचना है होती है उसको हम क्या बोलेंगे? राइबोसोम। ये सब साइटोप्लाज्म में पाया जाए। साइटोप्लाज्म में क्या है? मैंने बताया एक लिक्विड फॉर्म में स्ट्रक्चर है, उसी में सब डूबे हैं, कुछ डूबे हुए हैं, कुछ तैर रहे हैं, कुछ ऊपरी सतह पर हैं। सब उसी पे क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं। सब उसी पे क्या कर रहे हैं? ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। तो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक राइबोसोम हुआ। ठीक है। एक राइबोसोम हुआ, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं लाइसोसोम। तीसरा जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या? लाइसोसोम कहते हैं। तीसरे को हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। चौथे को हम क्या कहते हैं? चौथे को हम बोलते हैं गॉल्जी बॉडी। चौथे को हम क्या कहते हैं? चौथे को हम बोलते हैं गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी, जिसको हम लोग कहते हैं गाल्जी काय। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं गाल्जी काय। तो गॉल्जी बॉडी हो गया। इसके बाद 2 सबसे बेहतरीन, सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर जो पूरी कोशिका के जान है, केंद्रक को छोड़ दिया जाए अगर तो, एक जिसमें से क्या नाम है? एक जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। एक जिसका नाम क्या है? जिसका एक का नाम क्या है? एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। एक जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। एक जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और एक जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है प्लास्टिड। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड, प्लास्टिड को बोलते हैं लवक। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, एक तो क्या हो गया? प्लास्टिड हो गया। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एक तो हो गया प्लास्टिड। ठीक है। एक तो क्या हो गया? प्लास्टिड हो गया। और एक याद रख लेना, हमें पढ़ना है क्या? सेंट्रोसोम। एक स्ट्रक्चर और हमको पढ़ना है क्या? सेंट्रोसोम पढ़ना है। तारक काय पढ़ना है, तारक काय। और एक और है जिसको वैक्यूलस कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूलस कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वैक्यूलस कहते हैं, यानी कि रसधानी इसको कहते हैं। रसधानी इसे कहते हैं। तो रसधानी या रिक्तिका यानी कि वैक्यूलस कहेंगे।
तो ये इतने स्ट्रक्चर होते हैं जो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं। तो ये अच्छा, जब केंद्रक पे आएंगे तो केंद्रक के अंतर्गत फिर हम गुणसूत्र पर बात करेंगे, क्रोमोसोम पे बात करेंगे। फिर जो गुणसूत्र होता है वो डिफाइन होगा डीएनए में, फिर डीएनए डिफाइन होगा जीन में, है ना। तो इन सारे मुद्दों पे हमें चर्चा करनी है। ये चैप्टर आसान नहीं है। ये चैप्टर जो होता है, अगर आप सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ में पढ़ेंगे तब जाकर के क्लियर होने वाला चैप्टर है। अच्छे तरीके से अगर यदि पढ़ेंगे तो, यदि ऊपरी सतह पर पढ़ना होगा तो फिर कोई बात नहीं। तो ये पूरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो हमें जब इस सेल के विषय में हम एक रूपरेखा डिजाइन करते हैं, जब इस सेल के विषय में हम सोचने और समझने का प्रयास करते हैं, तो हम सेल के विषय में कहां से स्टार्ट करते हैं? यहां से स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल से अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ते हैं, फिर जीवद्रव्य की तरफ बढ़ते हैं, फिर जीवद्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, ये सारे अंगों को पढ़ते हैं। फिर जो है इस केंद्रक को पढ़ते हैं, और जब फिर केंद्रक कंप्लीट हो जाता है तब जाकर के हम ये कहेंगे कि भाई हमारा कोशिका का चैप्टर अब समाप्त हो गया है। केंद्रक को पढ़ने के बाद भी हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पर बात करते हैं, और कुछ नोट्स के कुछ बिंदु जो महत्वपूर्ण हैं उन पर हमें बात करनी होती है, तो उस पर हम बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट कहां से करते हैं? सबसे पहले कहानी स्टार्ट करते हैं सेल वॉल से। ठीक, सबसे पहले कहानी स्टार्ट करते हैं कहां से? सेल वॉल से। ठीक है। अब ध्यान से समझते हुए धीरे धीरे करके हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, ध्यान से करके हमें कहानी को लेके आगे बढ़ना है। ठीक है। अब यहां से हम कोशिका के अंगों पर बात करना, कोशिका के अंगों पर चर्चा करना हम क्या कर रहे हैं? शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कोशिका के अंगों पर चर्चा करना हम क्या कर रहे हैं? शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान समझना। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है? सेल वॉल। यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं क्या? इसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में याद रख लेना पहला पॉइंट, कोशिका भित्ति में पहला पॉइंट याद रख लीजिएगा। ठीक है, कोशिका भित्ति में पहला पॉइंट आपको याद रख लेना है। क्या पहला पॉइंट आपको ये याद रख लेना है? पहला पॉइंट याद रख लेना है ये कि यह जो होती है, पहली बात तो याद रखना, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं हिंदी में। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। इसको हम हिंदी में सेल वॉल नाम से संबोधित करते हैं। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। दूसरी बात आपको याद रख लेना है कि ये जो सेल वॉल है, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, यह केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह केवल याद रखना, केवल प्लांट सेल में पाई जाती है गुरु, केवल प्लांट सेल में उपस्थित है। केवल किस में उपस्थित है? तो केवल और केवल प्लांट सेल में उपस्थित है, केवल पौधों की कोशिका में उपस्थित होती है। यानी कि यह जंतु कोशिका में ही पाई जाती है, वनस्पति कोशिका में नहीं पाई जाती। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, अगर आपको जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से भेदभाव करना है, अलगाव करना है, तो सबसे पहले बाहर आप देखिए कि सेल वॉल है कि नहीं। अगर सेल वॉल उपस्थित है तो इसका मतलब है कि वह प्लांट सेल है। जैसे मैंने आपको दो कोशिका दे दिया और हमने कहा कि भाई बताओ इसमें प्लांट कौन, एनिमल कौन है, तो आप कहिए सर अभी बता देते हैं। तो सबसे पहले बाहर देखिए, बाहर अगर सेल वॉल उपस्थित है तो इसका मतलब ये किसकी निशानी है? ये प्लांट की निशानी है, वो पौधों की कोशिका होगी। और अगर वो नहीं दिखाई दे रही है सेल वॉल, तो इसका मतलब है कि वह एनिमल सेल की निशानी होगी, या वो एनिमल सेल होगी। करेक्ट। इसके बाद याद रखना तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट याद रख लेना, यह केवल प्लांट सेल में उपस्थित होता है। याद रखना, यह सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? तो सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट। याद रखना, यह सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से निर्मित होता है। यह सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से निर्मित होता है। अब यह बताने की आवश्यकता नहीं है आपको कि सेलुलोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से निर्मित होता है। याद रखना, सेलुलोज भाई बताइए किससे?
कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। आपने पढ़ा ना, स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, काइटिन हुआ, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब पॉलीसेकेराइड है। तो ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज। कोई भी अगर पौधों से बने हुए उत्पाद को आप यूज कर रहे हैं तो उसमें सेलुलोज है अनिवार्य रूप से। इसीलिए इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य है, किससे जुड़ा हुआ? सेलुलोज से जुड़ा हुआ, कि हमारे नेचर में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट वो कौन है? सेलुलोज है। जो भी प्लांट से बने हुए उत्पाद हैं, डेस्क है, टेबल है, चारपाई है, कुर्सी है, मेज है, इवन आपके कागज का पन्ना हुआ, वो भी किससे मिलकर बना होता है? तो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। तो सेलुलोज से निर्मित होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं? सेलुलोज से मिलकर के निर्मित होते हैं। और याद रखना, एक प्रकार की ये कोशिका के अंदर ये एक प्रकार की निर्जीव स्ट्रक्चर है, यानी कि यह एक प्रकार की निर्जीव संरचना है। ठीक है, ये एक प्रकार की कैसी संरचना है? तो यह एक प्रकार की निर्जीव संरचना है। यह एक प्रकार की कैसी संरचना है? तो यह एक प्रकार की नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। यह एक प्रकार की कैसी स्ट्रक्चर है? तो यह एक प्रकार की नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, एक प्रकार की निर्जीव संरचना है। कैसी संरचना है? एक प्रकार की निर्जीव संरचना है। ठीक है, और याद रख लेना, इसमें एक नोट का पॉइंट मैं लिखा रहा हूं। ठीक है, नोट। ठीक है, एक नोट का मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, नोट, और ये नोट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नोट का पॉइंट मैं लिखा रहा हूं और ये नोट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये नोट जो है याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्या रहेगा? नोट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये नोट क्या रहेगा? वो नोट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नोट में क्या लिखना है आपको ध्यान दीजिएगा। जैसे कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका सेल वॉल जो होता है, ठीक है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका सेल वॉल जो होता है, याद रखना, वो किससे मिलके बना होता है? याद रखना, वो सेलुलोज से नहीं मिलके बना होता है। वो सेलुलोज से मिल करके नहीं बना होता है। वो सेलुलोज से मिलकर के नहीं बना होता है। ठीक है, जब सेलुलोज से मिलके नहीं बना होता है तो किससे मिलके बना होता है? सेलुलोज से यदि मिलके नहीं बना है तो किससे मिलके बना है? तो देखिए, जैसे एक सवाल आपसे पूछा जाता है, क्या आपसे पूछा जाता है कि कवक, आपसे पूछा जाता है कवक, कवक का सेल वॉल किससे मिलके बना है? आपसे पूछा जाता है कवक, कवक का सेल वॉल किससे मिलके बना होता है? तो आप बताते हैं कवक का जो सेल वॉल होता है वह काइटिन से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? काइटिन से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? काइटिन से मिलके बना होता है। करेक्ट है, किससे मिलके बना होता है? काइटिन से मिलके बना होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जीवाणु का जो है सेल वॉल किससे मिलके बना होता है, तो जीवाणु का जो सेल वॉल होता है वह पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बना होता है। किससे मिलके बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलके बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकॉन, मैं इधर लिख रहा हूं कौन, पेप्टिडोग्लाइकॉल से मिलकर बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये काइटिन है, ये पेप्टिडोग्लाइकॉन। पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बना होता है जीवाणु का सेल वॉल, और कवक का सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है? काइटिन से। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन करेंगे और आशा करूंगा मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। बस सेल वॉल में बस इतनी याद रख लेना है, यह सुरक्षात्मक आवरण है, केवल प्लांट में पाया जाता है, सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से निर्मित होता है, एक निर्जीव स्ट्रक्चर है, और कवक का सेल वॉल काइटिन से मिलकर बना होता है, जबकि जीवाणु का पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, सेल वॉल के बाद दूसरे सुरक्षात्मक आवरण पे चलते हैं। दूसरा सुरक्षात्मक आवरण क्या था? सेल मेम्ब्रेन।
दूसरा सुरक्षात्मक आवरण क्या है भाई? सेल मेम्ब्रेन। अगले पे हम बात कर लेते हैं। अगला हमारा कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन। अगला कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन। अगला है सेल मेम्ब्रेन। अगला है सेल मेम्ब्रेन। अगला है सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोशिका झिल्ली। तो इसको याद रख लेना, इसको याद रख लेना। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, इसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कोशिका झिल्ली, इसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली या क्या कहते हैं? इसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। पहला पॉइंट याद रखना, इसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात याद रखना, इसके विषय में बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका निर्माण किससे हुआ होता है? तो इसका निर्माण जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन से होता है। इसका निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण होता है लिपिड और प्रोटीन से। लिपिड प्लस प्रोटीन, याद रखना, लिपिड प्लस प्रोटीन से निर्मित होता है। लिपिड प्लस प्रोटीन से निर्मित होता है। लिपिड प्लस प्रोटीन से निर्मित होता है। अगर पूछा जाएगा किससे निर्मित है ये, तो आप बताइएगा कि यह लिपिड और प्रोटीन से निर्मित होता है। चलिए, अब तीसरा पॉइंट याद रख लीजिएगा कि अगर आपसे तीसरा पॉइंट पूछा जाएगा, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि यह जो सेल मेम्ब्रेन है यह चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यह क्या है? यह चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यह चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली है। यह चयनात्मक अर्धपारगम्य क्या होती है? झिल्ली होती है। ठीक है, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसको पहले समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह एक ऐसी झिल्ली है जो चयन करती है। चयन का मतलब क्या होता है? चयन का मतलब होता है सिलेक्शन। जो कि क्या करता है? जो कि सिलेक्शन करता है। सिलेक्शन किसका किया जाता है? जो अच्छा होता है, जो बेहतर होता है, जो उपयोगी होता है, जो हितकारी होता है। भाई, आपका आयोग जो है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, क्या कर रहा है? ये चयन ही तो कर रहा है। आपकी परीक्षा कंडक्ट करवा रहा है बाकायदा, और उस परीक्षा में अगर आप सफल होंगे, उत्तीर्ण होंगे, तो आपका चयन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो वो आपका चयन कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है। कौन? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। वैसे ही कोशिका के लिए जो उपयोगी होगा उसको सेल मेम्ब्रेन कहेगा, चल भाई तू अंदर आ। और जो अनुपयोगी रहेगा उसको कहेगा, नहीं 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 नहीं, तुमको नहीं आना है। तुम कैसे आ सकते हो? तुम तो कोशिका के उपयोगी नहीं हो। और अगर कोई उपयोगी पदार्थ होगा उसको कहेगा, हाँ भाई तुम ठीक हो, तुम अच्छे हो, तुम अंदर आ सकते हो, तुम कोशिका के लिए फायदेमंद हो, कोशिका के लिए तुम अच्छे हो, कोशिका के लिए तुम बेहतर हो, तुम अंदर आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं।
तो ये पारगम में है। पारगम का मतलब है क्या? परमिएबल, जिससे आर पार जा सकते हैं। लेकिन ये अर्ध पारगम है, और अर्ध पारगम्य का मतलब होता है ये कुछ चीजों के लिए क्या है, पारगम में है, तो कुछ चीजों के लिए नहीं है। कुछ चीजों को वो अंदर प्रवेश करने देता है और कुछ को नहीं प्रवेश करने देता है। कुछ को वो प्रवेश करने देता है और कुछ को वो प्रवेश नहीं करने देता है। करेक्ट है? जैसे इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, फिर समझते हैं इसको, फिर से समझते हैं। जैसे मैंने वही गरीबों वाला कोशिका कहां गया, गरीबों वाला कोशिका लीजिए, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन, अब बाहर से कोई बैक्टीरिया है, अब ये बैक्टीरिया अंदर आना चाह रहा है, तो इसकी मुलाकात सेल मेम्ब्रेन से होगी। और यदि सेल मेम्ब्रेन से होगी तो सेल मेम्ब्रेन कहेगा अरे भाई तुम तो कोशिका के उपयोग हेतु नहीं हो, कोशिका को नुकसान पहुंचाने वाले हो। तो ये क्या करेगा, ये तुरंत यहां पे बैरिकेटिंग कर लेगा, ये बैक्टीरिया को अंदर जाने नहीं देगा। इसका जितना भी सामर्थ्य रहेगा रोकने का, वो रोकेगा उस सामर्थ्य के साथ में। अब भाई बैक्टीरिया बड़ा बलवान निकल गया, वो बैरिकेटिंग को तोड़ फोड़ के निकल गया, वो अलग मुद्दा है। लेकिन ये क्या करता है, ये प्रतिरोध करता है। ये क्या करता है, विरोध करता है। ये कोशिका के अंदर इसको जाने नहीं देता है। करेक्ट है? और अगर कोई उपयोगी चीज है जो कोशिका के भीतर आना चाहता है, कहेगा हाँ ठीक है भाई तुम आ सकते हो, या कोई उपयोगी चीज बाहर जाना चाहता है, ठीक है जा सकते हो, ठीक है। ये आवागमन होता रहता है। लेकिन यहां पे दिक्कत है, तो ये काम कौन दैनिक जीवन में कौन करता है? अब तो कोई नहीं करता है, लेकिन पहले के समय में हर एक राजा महाराजा के पास में अपने अपने द्वारपाल हुआ करते थे, गेट कीपर हुआ करते थे। और जब राजा से मिलने की किसी की ख्वाहिश होती थी, ठीक ना, तो वो जाते थे क्या, वो पहले द्वारपाल से मिलते थे। और वही राजा जो है इस समय डीएम साहब हो गए हैं, मुख्यमंत्री साहब हो गए हैं, ठीक है। तो हमें मुख्यमंत्री से मिलना है, अगर डीएम साहब से मिलना है तो क्या करते हैं, हम पहले पकड़ते हैं उनके पीआरओ को, भाई थोड़ा सा जुगाड़ लगा दो, है ना। उनके पर्सनल असिस्टेंट को हम लोग पकड़ते हैं, भाई थोड़ा सा मिलना है साहब को, ठीक है, तो मिलने देते हैं। तो वो गेट कीपर इस समय ये हो गए हैं। पहले द्वारपाल हुआ करते थे, राजा से मिलने जाओ तो पहले द्वारपाल खड़ा होता, कहां जाना है, किससे मिलना है, क्यों मिलना है, क्या है, कैसे है, क्या है, कितने भी बड़ा क्यों ना हो, अच्छा या बुरा इंसान, राजा के लिए पहले द्वारपाल को फेस करना पड़ता था। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सबसे पहले द्वारपाल को फेस करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते कहीं। हनुमान जी भी प्रवेश किए थे लंका में, पहले लंकनी मिली थी, है ना। सुदामा जब प्रवेश किए थे मथुरा में, श्री कृष्ण भगवान से मिलना था, तो वहां पर भी क्या मिला, पहले द्वारपाल मिला, वहीं पे गाना बन गया, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर भगवान तक पहुंचना है तो द्वारपाल से पहले बढ़िया मेल मिलाप कर लो। और वही काम यहां पर है द्वारपाल का। ये सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, ये एक द्वारपाल की भूमिका में है। ये क्या कर रहा है, ये डिसाइडिंग एलिमेंट है कि कौन कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा या नहीं करेगा। तो क्वेश्चन बनेगा आपसे कि किसे कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है, किसी कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है, तो आप कहेंगे सेल मेम्ब्रेन को। किसे कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को। इसे कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। इसे कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। इसे कोशिका का क्या कहते हैं, इसे कोशिका का द्वारपाल कहते हैं, गेट कीपर कहते हैं। इसे कोशिका का क्या कहते हैं, इसे कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। इसे कोशिका का क्या कहते हैं, गेट कीपर कहते हैं, ठीक। इसे कोशिका का हम लोग क्या कहते हैं, इसे कोशिका का हम लोग गेट कीपर कहते हैं, यानी कि द्वारपाल कहते हैं। अभी आगे बहुत उपनाम आपको मिलेंगे, आपको प्रोटीन की फैक्ट्री मिलेगा, आपको पावर हाउस मिलेगा, है ना, आपको ऊर्जा का सिक्का मिलेगा,
ठीक है, तो आपको रसोई घर मिलेगा, तो कई ढेर सारे उपनाम अभी आपको देखने को आगे मिलेंगे। ठीक है, तो कोशिका का क्या है, ये गेट कीपर है। अच्छा, एक बात इसमें कोई डाउट नहीं रखना, इसमें कोई डाउट नहीं रखना कि ये दोनों में मिलता है। दोनों में मिलने का मतलब क्या है, यह प्लांट और एनिमल दोनों में मिलता है। यह प्लांट और एनिमल क्या होता है, दोनों में मिलता है, याद रखना, इसमें कोई डाउट नहीं रखना। प्लांट और एनिमल दोनों में मिलता है। प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल, याद रखना, प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल दोनों में क्या होता है, दोनों में मिलता है। ठीक है, दोनों में प्राप्त होता है। तो ये सुरक्षात्मक आवरण यहां पे समाप्त हुआ। यहां पे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन समाप्त हुआ। यहां पे हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को पढ़ लिया, हमने ये सुरक्षात्मक आवरण को डील कर लिया। अब हम कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे, तो कोशिका के अंदर ये सब जो भरा पड़ा है, जो भी दिखाई दे रहा है कोशिका के अंदर, अभी तक तो हम यहां पे थे, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को हमने पढ़ा। अब ये जो कुछ भी भरा पड़ा हुआ है वो सब क्या है, सब जीव द्रव्य है। सब क्या है, सब जीव द्रव्य है। और कोशिका में यही तो सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है प्रोफेसर हक्सले। उन प्रोफेसर हक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है, द बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ कहा है, कि जो पूरे कोशिका के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो जीवद्रव्य है। भाई गेट क्या करेगा जब रहने वाले लोगों को सुरक्षित नहीं कर पाएगा? पीएम साहब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या मतलब सुरक्षा व्यवस्था की, है ना? तो कहने का मतलब क्या है, जिसकी सुरक्षा की जाती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहां पे किसकी सुरक्षा की जा रही है, जीवद्रव्य की। उसी जीवद्रव्य में सारे के सारे कोशिका के अंग हैं, केंद्रक है, उसी में सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली भी है। तो यही चीज मैं बता रहा हूं, यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे इस बात को याद रखना, यहां पे इस बात को याद रखना। ठीक है, यहां पे अगला पॉइंट, अगले पे हम चल रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अगले पे हम बात करते हैं, अगले पे हम बात करते हैं, अगला है प्रोटोप्लाज्म। अगला है कौन सा हमारा, प्रोटोप्लाज्म। अगला है हमारा क्या, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म को हम लोग जीवद्रव्य कहते हैं, जीवद्रव्य। ठीक है, याद रखना, इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है डुजार्डिन। इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता कौन है भाई, तो इसके खोजकर्ता है डुजार्डिन। इसके खोजकर्ता है डुजार्डिन है, डुजार्डिन है। और याद रखना, इसका जो नामकरण किया गया था, वो नामकरण किसने किया था? अगर नामकरण की बात किया जाएगा तो नामकरण किसने किया था? तो नामकरण किया गया था पुरकिंजे ने। नामकरण किसने किया था? नामकरण किया था पुरकिंजे, एक वैज्ञानिक है, पुरकिंजे ने। नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। नामकरण इसको किसने किया था? पुरकिंजे ने। और याद रखना, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसमें पॉइंट याद रख लेना। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह कोशिका का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और याद रखना, एक वैज्ञानिक हैं
जिनका नाम है प्रोफेसर हक्सले। इनके स्टेटमेंट को याद रखना। प्रोफेसर हक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। प्रोफेसर हक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। जीवन का भौतिक आधार कहा। द बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ कहा। जीवन का भौतिक आधार कहा। इसको उन्होंने क्या कहा? द बेसिस यूनिट ऑफ क्या कहा? लाइफ कहा। किसने कहा? प्रोफेसर हक्सले ने कहा। किसे कहा था? जीवद्रव्य को कहा था। और जीवद्रव्य के पार्ट कितने होते हैं? तो मैंने बताया इसके दो भाग होते हैं। जीवद्रव्य के भाग कितने होंगे? तो जीवद्रव्य के दो भाग होते हैं। जीवद्रव्य के भाग पर चर्चा अगर हम करेंगे तो जीवद्रव्य के दो भाग होंगे। एक पहला जो भाग होगा, पहला जो हिस्सा होगा, इस पहले हिस्से को हम लोग क्या नाम देते हैं? पहले हिस्से को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और दूसरा जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। दूसरा जो हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये दोनों हिस्से, ये दोनों पार्ट याद रख लीजिएगा। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत आते हैं। और फिर साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जो भी आपने कोशिका के अंग पढ़े हैं, जिसको मैंने क्या कहा है? जिसको मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा है, जिसको हमने राइबोसोम कहा है, जिसको हमने लाइसोसोम कहा है, जिसको हमने माइटोकॉन्ड्रिया कहा है, जिसको हमने गोल्जी बॉडी कहा है, जिसको हमने सेंट्रोसोम कहा है, जिसको हमने वैक्यूलस कहा है, वो सारे के सारे कोशिका के अंग कहां पे पाए जा रहे हैं? इसी साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं, जिसके विषय में डिस्कशन हम करेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करना शुरू करेंगे, एक एक करके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सारे मुद्दों पे एक एक करके हम चर्चा करेंगे। आशा करूंगा मेरी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो हम कोशिका के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। हम कहां पे प्रवेश कर चुके हैं? हम कोशिका के एकदम भीतर पहुंच चुके हैं, यहां पे प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें बात करनी है इन्हीं सारी संरचनाओं पे, जिसको आप देख सकते हैं। राइबोसोम पे हमें बात करनी है। ठीक है, अब हमें राइबोसोम पे बात करनी है, माइटोकॉन्ड्रिया पे बात करनी है, गोल्जी बॉडी पे बात करनी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बात करनी है। ठीक है, वैक्यूलस पर बात करनी है। देखो वहां पे लाइसोसोम छूट गया था, लाइसोसोम पे बात करनी है। प्लास्टिड में ही क्लोरोप्लास्ट आता है, उसके विषय में बात करनी है। तो इन सारे मुद्दों पे हमें बात करनी है, डिस्कशन करनी है। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर आप बताने का प्रयास करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।